था। जब ये एक टाइम का खाना खा के रहते थे जी, तो माता पिताजी को पता थी बात ये कि मेरा बेटा एक वक्त का खाना खाता है, क्या क्या रिएक्शन रहता था? तो मम्मी पापा को पता था कि बेटा हमारा बहुत परेशानी में है। क्या था बात होती थी, किस तरह से बात होती थी माता पिताजी से? नहीं, बात नहीं भी हुआ तो माँ माँ होती है, सब जानती हो। वो जो पैसा लिए थे दे नहीं पा रहे थे वो रिटर्न, तो होनाली में आके हमारे पिताजी का जब शर्ट पकड़ के जो साहूकार वसूली के लिए बिठा डाले थे हमारे पिताजी, सबसे बुरा वक्त था वो मैंने मेरे आंखों से देखा था। तो वो हमेशा दिल में रहता पिताजी को हेल्प करे, हमें हेल्प करे। मेरे मम्मी घर से डब्बा भेजती थी, उमर का बस से गवर्नमेंट बस आता था रोज खाने के लिए। रोज वही खाना 24 घंटा खाते थे। क्या रहता था डिश, क्या खाना क्या रहता था? वही दाल रोटी सब्जी, ये अपने बेटे के लिए भेजते थे उमर का। और मेरी बहन, छोटी बहन, वो डब्बा रोज बस को लाके देती थी। वो करीबन 1 महीना मैंने उसके पास एक टाइम खाना खा के रहा हूँ। वो किस वक्त, रात का सुबह का? रात का। तो सुबह दोपहर कुछ नहीं, फिर रात को इतना खाना खा लेता था। वो क्या रहा? वो कर रहा है तो बोलते थे हमने, हम किसको, अब्दुल कलाम जी चेयरमैन थे। अच्छा। जो 98 का जो अनुचाचनी लिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, राजस्थान में जो टेस्ट लिया था उसमें मैंने काम किया था। अच्छा। मेरा सौभाग्य ये है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। यस, उसमें मैंने काम किया था। अच्छा, आप उसका हिस्सा रहे? भाग्यशाली समझते हैं हम। अच्छा। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ बसवा कल्याण की एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने जमीन से आसमान तक का सफर देखा हुआ है, जिसने गरीबी भी देखी, अमीरी भी देखी, लोगों के बीच रहकर भी देखा, लोगों से दूर रहकर भी देखा। मैं कह सकता हूं कि संजय कुमार वाडेकर एक ऐसा नाम है जिसने हर तरह की जिंदगी को जिया है, हर तरह की परेशानी को भोगा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ हैं संजय कुमार वाडेकर, जेडीएस कैंडिडेट। मैं मेरे बसवा कल्याण के प्यारे सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे संजय कुमार वाडेकर जेडीएस कैंडिडेट की ज़िंदगी के बारे में, कि इनके माता पिताजी कहाँ से बिलोंग करते थे, आपकी बचपना कैसा था, जवानी कैसी थी, क्या किस तरह का स्ट्रगल रहा, देन ट्रेनिंग किस तरह से हुई, फिर गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, फिर उसका रिजिग्नेशन का फैसला कैसा था। सर, बात करेंगे आपके माता पिताजी की, क्या कहेंगे, किस तरह का बैकग्राउंड था आपके फैमिली का? मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर फैमिली से, एक ट्राइबल विलेज में मैंने पैदा हो गया हूँ। मेरी माँ का गांव नारायणपुर, इधर बसवा कल्याण से 3 किलोमीटर है। वहाँ पे मेरा जन्म इधर ही हो गया, नारायणपुर में। और मेरे पिताजी का गांव उजलम वाड़ी है। वहाँ पे कोली समाज की वाड़ियाँ है, पूरे ट्राइबल विलेजेस। और तब मैं जब मैं पैदा हो गया, मेरी मम्मी का जब हमारे पिताजी का शादी हो गया, तो पहले पुराना रिश्ता था हमारी मम्मी और पिताजी का। उनके हमारे पिताजी के मम्मी के भाई के बेटी को ही कर लिया उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद मेरी मम्मी के ऊपर बहुत गहरे संकट गुजरे थे जब शादी हो गया था। फिर हमारी मम्मी प्रेग्नेंट रही, फिर मेरा जन्म हो गया। तो पहले से ही मैं मेरे मम्मी के पेट में जब था, तभी से स्ट्रगल मेरा लाइफ का चालू हो गया। ऐसा है, जब मेरी मेरा जन्म हो गया, नारायणपुर में मेरे मामा लोग वगैरह सब पढ़ाई करे से लोग थे। ये इधर थोड़ा एजुकेशन का ये था। बसवा कल्याण में हो आपका जन्म? बसवा कल्याण में, नारायणपुर में। अच्छा। जी। और पिताजी के गांव में एकदम ट्राइबल एरिया, इलिटरेट, गरीबी, ये सब चीज़ें थे। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मम्मी के दिमाग में हमेशा रहता था, नहीं अब मेरे भाई लोग कैसा पढ़ रहे हैं, वैसा कहीं मेरा बेटा पढ़ना चाहिए,
पढ़ाई करे तो आगे चल के ऑफिसर बनेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा। ये मम्मी का मेरा हमेशा सोच रहता था। तो मम्मी का सोच रहने की वजह से फिर हमारे पिताजी को भी उन्होंने, मेरा जन्म हो गया तो दोनों में प्यार बढ़ गया। तो हमारे पिताजी अच्छे लाइन पे आ गए। फिर हमारे पिताजी ड्राइविंग सीखे, लॉरी ड्राइवर बन गए। लॉरी ड्राइवर बना के फिर अपना गुजारा करते थे। तो गुजारा करते समय मेरे मम्मी फिर मेरे ऊपर, स्कूल के ऊपर ध्यान दिए। हमारे वाड़ी से 1 किलोमीटर होन्नाली बोल के गाँव है। और होन्नाली गांव में स्कूल था, हमारी वाड़ी में स्कूल नहीं था। करीबन 1 किलोमीटर का फासला था, रोड नहीं, उजलमवाड़ी रोड नहीं, स्कूल लाइट नहीं, कुछ नहीं था। तो मम्मी मेरे को रोज स्कूल भेजती थी होन्नाली में। तो 7 साल 7वीं तक उधर ही पढ़ाई किया मैंने। उसके बाद पढ़ाई की सुविधा नहीं थी वहाँ पे। होन्नाली में 7th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल था, या तो उजलम था या तो बसव कल्याण था। फिर मेरे को उधर उजलम में स्कूल में डाले मेरे को उधर। फिर मैंने पहले से, जब स्कूल टाइम था तभी से मैंने, जो प्रस्थापित रहते हैं, जो अपना ये चलाते हैं अपनापन, उन लोगों को कभी भी मैंने खिलाफ करते आया हूँ। जो डोमिनेटेड रहते हैं उनका कभी भी मैंने दबा नहीं। तो उजलम में मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था स्टूडेंट लाइफ में, 8th स्टैंडर्ड में। अच्छा, बहुत बड़ा झगड़ा होने के बाद, झगड़ा हुआ था वो तो स्टूडेंट के साथ में। अच्छा। हाँ, वो लोग दादागिरी करते थे। तो हम इधर से गांव से जाते, वाड़ी से जाते थे ना, तो उजलम गांव में पढ़ाई करने को जाते थे। तो 3 किलोमीटर का फासला है वो। हाई स्कूल में जब पढ़ाई करने जाते थे तो वो तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हमारा। झगड़ा होने के बाद फिर मेरा मम्मी बहुत चिंता में पड़ गई। वो, ये बच्चा बिगड़ जाएगा, इधर ऐसा झगड़े कर रहे, वापस ये गलत लाइन में जाएगा। तो मेरा मम्मी हमारे मामा लोगों को बोल दिया। तो हमारे मामा लोग उधर का एडमिशन कैंसिल करके इधर बसव कल्याण में गवर्नमेंट हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया। गवर्नमेंट हाई स्कूल बसव कल्याण। और उन्हीं लोग रख लिए मेरे को, मामा लोग। नारायणपुर से आना जाना करता था मैं। तो इस दौरान घर किस तरह से चलता था? पिताजी की कमाई, इनकम वगैरह कैसी थी? ठीक ठाक थी? गरीब थे? नहीं, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। मेरी मम्मी जब फीस भरने का रहता था तो लारी मालक जो रहते, लारी ओनर, उनके घर में जाके बैठती थी। मेरा बच्चे का फीस भरना है साहब, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है मुझे। तो इस हालत में हमने पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल में हमारे मामा लोग वगैरह रख के लेने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। गणपतराव गायकवाड़ करके हमको हेडमास्टर थे। वो गणपतराव गायकवाड़ जी इतने स्पिरिचुअल थे, तो इतने स्पिरिचुअल थे। उन्होंने जो हमारे अंदर बारूद भरी तभी हम जब पढ़ाई करते समय, देश, समाज, ये हमारा संविधान, इसके ऊपर इतनी पकड़ थी उनकी। तो वो जो बारूद भरे थे हमको, 10th यहाँ पे मैंने स्कूल में टॉपर था यहाँ पे। अच्छा, क्या परसेंटेज रहा था 10th में? उस टाइम में 87% था मुझे। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे 80% बोले तो बहुत ज़्यादा हो गया। किस सन की बात है, किस साल की बात है? ये है 87 की बात। अच्छा, 87। 10th आपने यहाँ से क्लियर किया। हाँ। पिताजी खुश हुए? क्या कहा पिताजी, माताजी ने किस तरह से ज़्यादा तो समझता नहीं था परसेंटेज ये वगैरह। पिताजी हमेशा हमारी मम्मी के ऊपर भरोसा करते थे। पिताजी ड्राइविंग करते थे, मम्मी मेरा पढ़ाई का ख्याल रखते थे। उसके बाद मेरे को जब गरीबी का मालूम हो गया, यार मम्मी पापा इतना गरीबी में हमको पढ़ा रहे, तो हमको जल्दी सेटल होना चाहिए। तो मेरे सोच में, दिमाग में आता था, हम जल्दी सेटल होने के लिए कौन सा डिग्री ले। अभी ग्रेजुएशन करते जाए तो बहुत लंबा पीरियड है, मम्मी पापा को हेल्प करना है, तो छोटा कौन सा, तो भी जल्दी हम सेटल हो जाए 10th के बाद, तो उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग बोले ITI करेगा तो जल्दी सेटल हो जाएंगे 10th के बाद 2 साल का कोर्स रहता है, तुरंत नौकरी मिलती है। कोई बोले डिप्लोमा करेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है पॉलिटेक्निक, और डिप्लोमा करेंगे तो जल्दी सेटल हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएंगी। जल्दी सेटल होने का मकसद ये था कि फैमिली को सपोर्ट, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी। अगर 1-2 इंसिडेंट आपको याद होंगे कि पैसे की कमी थी, घर में इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, कोई वाकया, कोई बात याद है आपको? याद है, मेरे पिताजी ने गांव में, उजलम गांव से कारोबारी करके है, अभी गुजर गए वो। उनके यहाँ पे कुछ उस टाइम पे 2000 रुपये कुछ
मेरे फीस के लिए पैसा लिए थे उधार 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 ब्याज से। ब्याज से। हाँ। तो पैसा जब मेरा इधर 10th वगैरह होने के बाद फीस के लिए पैसा इकट्ठा करे थे मेरा। डिप्लोमा के लिए मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में गुलबर्गा लगा था। अच्छा। पॉलिटेक्निक के लिए। तो हमारे पिताजी के दिमाग में क्या आता था पता नहीं, उन्होंने ये ही बोलते थे मैं अरे हमारे आरटीओ बनो आरटीओ बनो आरटीओ बनो। ड्राइवर थे, ड्राइवर इसलिए चाहते उनको थे। हमेशा रास्ते में आरटीओ 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 ऐसा रास्ते, उनका दूसरा कोई मिलते ही नहीं उनको। ड्राइवर को इंसिडेंट वही होता है। खाली उनको मिलने वाला वही आरटीओ, और उन्होंने सोचने वाले आरटीओ के बारे में। अच्छा। लॉरी ड्राइवर सिर्फ आरटीओ के बारे में सोचता है वो, और दूसरे किसी साहब मालूम नहीं रहता उनको। ऑफिसर लोग दूसरे पता नहीं दूसरे ना रेवेन्यू सही है। डिपार्टमेंट के, नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहीं किसी डिपार्टमेंट से उनसे कुछ कंसल्ट नहीं आता। तो हमारे पिताजी भगवान समान नाम लेते थे आरटीओ का। आरटीओ साहब ऐसा रहते वैसा रहते, उनको देना पड़ता है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। तो करीब एक सर थे, गुजर गए, वो जादू सर करके थे हमारे होनाली के। उमरगा में पॉलिटेक्निक था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। उन्होंने क्या बोले तुम गुलबर्गा में रखेंगे, तुम्हारा उधर रहने का भी खर्चा उतने होते। ये प्राइवेट कॉलेज था। हाँ, मेरे को उधर गुलबर्गा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट में मिला था। तो हमारे पिताजी को कैसा रहता है, इनको कॉलेज चलाना था इन लोगों को, तो प्राइवेट कॉलेज था। एक स्टूडेंट ढूंढते थे। तो हमारे पिताजी के पास आके वो लोग बोले अरे ऐसा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले तो आगे चल के आरटीओ बनेगा। तो हमारे पिताजी को डाल दिए जेल में। तो हमारे पिताजी उसके लिए इतने दीवाना हो गए पूछो मत। वो डिप्लोमा में उमरगा में एडमिशन लिए कि तो हालांकि मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लगा था मेरे को नंबर। तो उधर एडमिशन न लेते हुए इधर एडमिशन लिए। इधर एडमिशन लिए तो उस टाइम पे 3,500 रुपये फीस था। अच्छा। हाँ। तो हमारे पिताजी जिद पकड़ के ये साहूकार से वो साहूकार से पैसा लेके 87 का बात है। 87 का बात है। और फीस भर दिया उन्होंने। फीस भर के उधर एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जो फीस भरे थे हमारे पिताजी, वो फीस वो जो पैसा लिए थे दे नहीं पा रहे थे वो रिटर्न। तो होनाली में आके हमारे पिताजी का जब शर्ट पकड़ के जो साहूकार वसूली के लिए बिठा डाले थे हमारे पिताजी, सबसे बुरा वक्त था वो मैंने मेरे आंखों से देखा था। तो वो हमेशा दिल में रहता, पिताजी को हेल्प करे, हमें हेल्प करे। तो उस सिलसिले में फिर जब डिप्लोमा मेरा बैडलक कितना, फिर वो प्राइवेट कॉलेज था, वो कॉलेज बंद हो गया। बंद होने के बाद मैं सेकेंड ईयर पास हो गया यहाँ पे, और वो कॉलेज शिफ्ट हो गया पूना के लिए। अच्छा। और पिताजी परेशान, मम्मी परेशान, अभी क्या करे। फिर उन्होंने कैसा तो भी करके मेरे को सोलापुर में एडमिशन दिलाए। अच्छा। उधर पूना का बहुत खर्चा बहुत उठाना पड़ता है। उमरगा में कितने साल पढ़े आप कॉलेज? 2 साल। 2 साल। हाँ, फर्स्ट ईयर से कॉलेज बंद हो गया? जी, वो कॉलेज बंद हो गया। फिर मेरे को सोलापुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में 3rd ईयर में एडमिशन दिलाए। फिर वहाँ पे एडमिशन देने के बाद तो वहाँ पे वो 3rd ईयर का रिजल्ट मैंने उस टाइम में मेरे को डिप्लोमा में 94% है। बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट। तो फिर मैंने क्या किया, तुरंत डिप्लोमा पास जैसा हो गया मेरा 19 साल रहेगा मेरा उम्र। डिप्लोमा जब चल रहा था तो अपना खर्चा किस तरह चलाते थे? फैमिली से पैसे आते थे क्या पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, क्या होता था? जब डिप्लोमा में कर रहा था ना तो पार्ट जॉब की उम्मीद बहुत कम थी वहाँ पे उमरगा में। तो मेरे मम्मी घर से डब्बा भेजती थी उमरगा बस से, गवर्नमेंट बस आता था रोज खाने के लिए। रोज वही खाना 24 घंटा खाते थे। क्या रहता था डिश, क्या खाना क्या रहता था? वही दाल रोटी सब्जी, यही अपने बेटे के लिए भेजते थे उमरगा। और मेरी बहन, छोटी बहन, वो डब्बा रोज बस को लाके देती थी वो। फिर आगे चल के जब मेरा डिप्लोमा पास आउट हुआ मैं, तो इमीडिएट नौकरी के सिलसिले में पिताजी परेशान, सबको बोलते थे अरे मेरा बेटा अभी डिप्लोमा इंजीनियर हो गया। अच्छा। डिप्लोमा इंजीनियर नौकरी, वो चिपिया हमारे पिताजी को, अरे मैं लगाऊंगा तुम लगाऊंगा, मेरा पहचान है तुम्हारा पहचान है, ऐसा बोलते थे। तो जब मैं देखा पिताजी को चुप ये लोग घूमगा रहे,
तो मैं बोला पिताजी नहीं, मेरा मैं अभी बाहर पढ़ता हूँ, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। फिर उस टाइम पे मेरे को घर से कुछ साथ में बेटा अनाज विनाज लेके जा बोल के बॉम्बे हमारी बुआ रहती थी। अच्छा। वो वडाला झोपड़पट्टी में, वो ये बुआ को दे देना, तेरे को वो संभालेगी बोल के वहां पे गया। वो झोपड़पट्टी में रहा, उधर नौकरी का बहुत तलाश किया। कब का बात है? ये 88 की बात है। 88 का? नहीं सॉरी, 89 की बात है, 90 की बात है, 90 की, करीब 90 की बात है। हाँ। तो नौकरी की तलाश में इतना ढूंढा तो कोई नौकरी नहीं मिला। फिर यहाँ पे किस तरह की नौकरी ढूंढा करते थे? हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर के ऊपर। अच्छा साहब, डिप्लोमा इंजीनियर हुआ था मैं। हाँ। तो उसके ऊपर 70 पर अप्लाई करता था, कोई नौकरी नहीं मिला वहाँ से। तो वहाँ से भी बेजार हो गया मैंने। एक हमारा मोरकंडी का दोस्त है, अच्छा, चाकोरे करके, धनगर समाज का है। फिर उसको, वो पुणे में जॉब करता था, वो क्लासमेट ही मेरा डिप्लोमा का। अच्छा। वो प्रीमियर पद्मिनी शोरूम में काम करता था। वो उसको बोला यार मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत उसको बोलने के बाद आ जाए यार तो इधर देख लेते अपन बोल के उसने बोला। फिर उसके पास रह लिया। उसने रहने का और रात का एक टाइम खाना खाने का इंतजाम किया। करीबन 1 महीना मैंने उसके पास एक टाइम खाना खा के रहा हूँ। को किस वक्त? रात का, सुबह का? रात का। और सुबह दोपहर? कुछ नहीं, फिर रात को इतना खाना खा लेता हूँ। भूखा रहा करते? भूखा रहा है तो बोलते थे नहीं हम किसको। फिर वो नौकरी ढूंढते पहला कावासाकी में लग गया। उधर सबसे पहला 900 रुपये पगार मंथली बोल दिया। ज्वाइन कर लिया। 15 दिन ही काम किया हूँ। पहली पगार जब मिली हाँ। तो क्या फील? नहीं, वो 900 रुपये का तो पगार नहीं उठा पाया मैं। 15 दिन ही काम किया हूँ। अच्छा। तो उसके बाद सब तरफ अप्लाई किया था मैंने, सब कंपनियों में। तो फिनोलेक्स केबल्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर बोल के, डिप्लोमा के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे अच्छा पगार था, 6000 मेरे को सैलरी स्टार्ट हो गया महीने का। तो अच्छा खासा सैलरी मिला। अभी वो जब ये एक टाइम का खाना खा के रहते थे जी, तो माता पिताजी को पता थी बात ये कि मेरा बेटा एक वक्त का खाना खाता है? क्या रिएक्शन रहता था? नहीं, मम्मी पापा को पता था कि बेटा हमारा बहुत परेशानी में है। क्या बात होती थी? किस तरह से बात होती थी माता पिताजी से? नहीं, बात नहीं भी हुआ तो माँ होती है, तो सब जानती हो। तो उस टाइम पे जब मैं सैलरी 6000 मेरे को मिलना चालू हो गया, तो कुछ करने की उम्मीद बहुत थी जी। तो पुणे बड़ा सिटी था, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे तुरंत नाइट कॉलेज ज्वाइन किया इंजीनियरिंग का, कुसुरवाड़े इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिन में कंपनी में काम करता था, रात में कुसुरवाड़े इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में कॉलेज करता था इंजीनियरिंग। अच्छा। तो ऐसा साइमल्टेनियस चलते रहा। अभी जो क्वेश्चन पूछे थे आपने, जो पहला फर्स्ट सैलरी मिला था तो आपने क्या किया? मेरी छोटी बहन है, मेरे को बहुत दिल लगा के, मतलब बहुत सेवा करी थी मेरा छोटा। मैं जब उमरगा में डिप्लोमा पढ़ता तो मेरे को रोज डब्बा बस को लाने देने का ड्यूटी उसका था। तो उसको टीवी दे, तभी वो महाभारत रामायण वो बहुत चलता था। दयानंद सागर का महाभारत आया करता था जी। तो मेरे बहन के लिए मैं सबसे पहले वो पगार में टीवी ला के दिया था मैंने। अच्छा। वाड़ी में। तो बाद में जब इंजीनियरिंग मेरा फाइनल ईयर में था, तो ये डिप्लोमा के ऊपर ही साइंटिफिक असिस्टेंट बोल के भाभा एटॉमिक रिसर्च में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। वो सिलेक्शन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था वो। तो भाभा एटॉमिक मैंने इधर फिनोलेक्स केबल्स को रिजाइन करके भाभा एटॉमिक में ज्वाइन हो गया मैंने। तो वहाँ पर भी ज्वाइन होने के बाद कुछ करना है मुझे, हमेशा जहन में रहता था। तो वहाँ पे भी चुप नहीं बैठा, संतुष्टि नहीं मिलती थी? बिल्कुल नहीं। कुछ करना है मुझे।
फिर वहाँ पे मैंने और ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आरटीओ का, हमारे पिताजी का हमेशा दिमाग में रहता था ना। आपके RTO दिमाग में रहता था? मेरे दिमाग में हमेशा ख्वाब रहे, है। बस 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 बस। फिर एमपीएससी से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में वो सिलेक्शन होता था आरटीओ का, जैसे इधर केपीएससी बोलते हैं ना जी। हाँ वैसा। तो मैंने वहाँ पे केपीएससी का क्लासेस ज्वाइन किया बॉम्बे में, दादर में। इधर हम चेंबूर में मेरा जॉब था। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर्स वगैरह थे मुझे, गवर्नमेंट का, तो अच्छा लाइफ थी यहाँ पे। सैलरी वगैरह कितना था वहाँ पे? सैलरी अच्छा था समझो, अच्छा। तभी करीबन नहीं बोले तो भी मेरे को 38 जब आपकी तरक्की हो रही थी जी। तो यहाँ पे फैमिली की कंडीशन कैसी रह रही थी? वो लोग खुश हो रहे थे? वो माता बहुत खुश, पिताजी? बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो गए थे। और जब मैं एटॉमिक एनर्जी में था तभी मेरा शादी वगैरह हो गया जी। मेरे ससुर इधर ही मटाले में पीएसआई थे। अच्छा। वो पहले का पहचान था, हमारे पिताजी को बहुत चाहते थे वो। अच्छा। हाँ, हमारे घर वाले के पिताजी, तो वो सगाई हम इधर ही करके हम एटॉमिक एनर्जी में था तो शादी हो गया था। जब एटॉमिक एनर्जी में आपका जॉब लगा था उससे पहले सगाई हुआ था या उसके बाद? बात एटॉमिक एनर्जी में अच्छा। जब लगा था उसके बाद ही सगाई। तो कौन देते सब लड़कियां, तो जब अच्छा नौकरी है अच्छा कुछ है तो उन्होंने भी पीएसआई थे पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा। में। तो एटॉमिक एनर्जी के बारे में उनको मालूम था। अब्दुल कलाम जी चेयरमैन थे। अच्छा। जो 98 का जो अणु चाशनी लिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, राजस्थान में जो टेस्ट लिया था उसमें मैंने काम किया था। अच्छा। मेरा सौभाग्य ये यानी है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। यस उसमें मैंने काम किया था। अच्छा, आप उसका हिस्सा हम रहे? उसे भाग्यशाली समझते हैं हम। अच्छा। तो वहाँ पे जब इधर ड्यूटी करता था, शादी भी हो गया था, नया शादी हो गया था। इधर दिन में ड्यूटी करना, रात में क्लासेस को जाना। मिसेस कभी कभी गुस्से में आई थी। मेरा लड़का था संदेश, पैदा हो गया था, छोटा बच्चा था 98 में। कभी कभी किताबें वो फेंक देती थी मिसेस गुस्से को आके, ये क्या लगा रहा कि जिंदगी इतना नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और क्या चाहिए तुमको। लेकिन दिल में हमेशा गवर्नमेंट जॉब रहने के बाद भी संतुष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं था। कुछ करना है मुझे, कुछ करना है। उसके बाद मैंने इधर सिलेक्शन हो गया, मैं इधर आरटीओ में आया। आरटीओ में आने के बाद इधर पब्लिक रिलेशन बहुत बढ़ गया। इधर काफी ट्रेनिंग जो हुई जी, क्या एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग था सभा में जी। जो होम डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग था, पुलिस ट्रेनिंग था। तो पुलिस ट्रेनिंग का एक किस्सा बताता हूँ मैं जी। तो पुलिस ट्रेनिंग में हम जब ज्वाइन हो गए, हमारे पिताजी बाहर बोलते थे इधर लोगों को, अरे यार मेरा लड़का आरटीओ बन गया। क्या रिएक्शन था वही पूछ रहा था। लोग बोलते अरे यार तू कुछ भी बोलता है बाबूराव, आरटीओ बनना इतना आसान है क्या? लोग करोड़ों के थैलियां लेके बैठते, कुछ भी बोलता है क्या यार तू? ऐसा पिताजी, अरे नहीं मालिक हमारा लड़का आरटीओ बना है, मैं आंखों से देख के आया हूँ। नहीं बोल के फिर उनको यकीन नहीं हो रहा था मैं ज्वाइन हो गया। तो जब आपका ज्वाइनिंग हुआ जी। तो आपको क्या फील हुआ कि एक ड्राइवर का बेटा जिसने 3000 रुपए के लिए जिसको इस तरह से किया गया, जी। उसका बेटा एक आरटीओ बन गया, जी। तो क्या फील हुआ था आपको, क्या लगता है? बहुत खुशी फील हुई। मेरे पिताजी का तो सपना वहीं पे पूरा हो गया था। उनका सपना एक ही था कि बेटे को आरटीओ में देखते थे। तो मैंने जब ट्रेनिंग कंप्लीट किया, ट्रेनिंग का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। ट्रेनिंग में मेरे पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था, मेरा लड़का ऐसा ही बोल रहा है क्या बोल के। अच्छा। देखने आए थे नासिक को। वो नासिक को हम उधर क्या करते, पहले जो डिमोलिश करते पूरा इंसान को। अच्छा। पूरा डिमोलिश करते। तो डिमोलिश का मतलब अंदर का जो हीरोगिरी है, ईगो है, सब मार देते। अच्छा। तो उसके लिए क्या करते, पूरा टकला बना देते। अच्छा। और हाथ में झाड़ू देते, हाथ में बकेट देते। और वो ट्रेनिंग इसलिए देते कि हमको हमारे अंदर का ईगो सब मार देते हो। तो हमारे पिताजी आए, फिटनेस पूरा खत्म हो जाता, हीरोगिरी, जो अंदर का ईगो वो सब मार देते हो। अच्छा। और जब पिताजी आए वहाँ पे आए तो मुझे भी मालूम नहीं था। तो गेट पे फिर मेरे को बुलाए, वो हाफ पैंट मेरा, टी शर्ट, हाथ में झाड़ू, कंधे पे फौड़ा, वो खड्डे मार रहा था। बेटा तो कह रहा है कि आरटीओ बन गया। बेटा बोल रहा है आरटीओ, और हाथ में झाड़ू और इधर खड्डे मार रहा है। वो पुलिस ट्रेनिंग का था। पिताजी मेरे को देखना जो रोना चालू करे, चल तो बोले इधर ये तेरे को थोड़े में मेरे आंखों से देखना होता है,
ये तो आरटीओ बोला ये क्या कर रहा है इधर, तो खड्डे मार रहा है इधर, रोना चालू करे। वो रोना चालू करे। मैं बोला ये ट्रेनिंग रहता है, ये आरटीओ का ही ट्रेनिंग है, इसके बाद मैं तो ड्रेस डाल के गाँव को आ जाऊंगा, आरटीओ का ड्रेस पहन के। बोलने के बाद नहीं तू झूठ बोल रहा है, ये तू क्या तो लफड़ा किया, तेरे को इधर जेल में डाले तो खड्डे डालने लगा, क्योंकि वो पहले वो लाइव देखे अच्छा, थे। वो लाइव देखे थे। हाँ। तो नहीं पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है इधर, ये वो ट्रेनिंग रहता है, ऐसा समझाने के बाद तो चले गए। फिर बाद में जब ट्रेनिंग खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर तभी मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग उस्मानाबाद लिया। अच्छा। तो उस्मानाबाद लेने के बाद फिर गवर्नमेंट का गाड़ी लेके यूनिफॉर्म पे जब मैं घर आया इधर वाड़ी, फर्स्ट टाइम गांव वालों का, फैमिली का, बहन, पिताजी, माताजी, क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी तो बेहोशी हो गई थी खुशी से। अच्छा। खुशी से तो दोनों भी बहुत खुशी हो गए थे उनको। तो फिर मैं जब आरटीओ में आया ना, तो गरीबी इतनी झेली थी कि उसके हाथ नहीं थी। तो हमेशा लगन थी गरीबी का। तो जब भी जैसा मेरा लाइफ सेटल हुआ था, तो मैंने सबको हेल्प करने के गांव में मंदिर बनाए। अच्छा। सब संगठन कराए, सब समाज का संगठन करके पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट का कोली समाज एक करा। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट का समाज एक करके मुड़बी में बड़ा प्रोग्राम लेते 2008 में। अच्छा। करीबन 1.5-2 लाख लोग कोली समाज के जमा करके तभी मैंने समाज दिखाया यहाँ पे। अच्छा। उसके ऊपर ही नारायण राव साहब एमएलए बने। मतलब के बसवा कल्याण में कोली समाज का रिप्रेजेंटेशन आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। सबको मालूम है ये। तो तभी लोगों को मालूम होगा कोली समाज यहाँ पर इतना है। अच्छा। तो हमने उसी के ऊपर मेरे नारायण राव साहब फिर राजनीति में पिकअप लिए और वो लोग यहाँ पे एमएलए बन गए। तो ये ऐसा सिलसिला रहा। तो मैं गरीबी के जितना ये लगा, नारायण राव को बोले हमने कंधे को कंधा, वो भी बहुत गरीबी से आया था। गरीबी, बैकवर्ड, ये सब बहुत चाहते हैं। मेरे विचारधारा से समाज को लेके कभी पीड़ित हुए हैं आप? बहुत। कोई बात बता सकते हैं किस तरह से अपने समाज को लेके? बैकवर्ड है, ये तो गरीब है। हमेशा हर जगह पे होता था। जब मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ था ना, तो ये बड़े कंपनी में इंटरव्यू जाने देते थे ना, तो उधर सिर्फ ऐसा हाथ लगा के देखते थे कंधे को। हम समझते थे यार कंधे पे हाथ क्यों रखता है, लेकिन वो अंदर जलवा है कि नहीं वो देखते थे। अच्छा। हाँ, स्पेशली जो ये बड़े बड़े कंपनियों में ज़्यादातर ब्राह्मणों का ये है, जलवा देखते थे। तो ऐसे हर जगह पे हमको तकलीफ। जब आरटीओ में आया, पोस्टिंग मिलने के लिए तकलीफ, अच्छा पोस्टिंग मिलने के लिए तकलीफ, हर जगह पे संघर्ष। फिर मैंने हमारा डेवलप करने के लिए पिताजी को ग्राम पंचायत मेंबर बनाया। अच्छा। गांव में। फिर भाई को झड़पी मेंबर बनाया। अच्छा। पूरा हमारा क्षेत्र का विकास कर लिया। उसके बाद राजनीति में हमें कुछ करना है। यानी कि आपने आरटीओ बनने के बाद अपना फायदा नहीं देखा? बिल्कुल, मैंने लाइफ जिया ही नहीं। साथ थे भाई बहन, मैंने मेरा लाइफ जिया ही नहीं, ना परिवार को टाइम दिया, ना मैं बीवी बच्चों को टाइम दिया। मैंने मेरा लाइफ ऑफिशियस लाइफ जिया ही नहीं। यही स्ट्रगल करते रहने का, लोगों में मिलने का, गरीबी में जाने का, इसको मदद करने का, उसको मदद करने का, ये प्रोग्राम लेने का, वो प्रोग्राम लेने का। बसवा कल्याण तालुका में सबको मालूम है 20 साल से। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत मदद की, तो आपको क्या लगता है वो जो पीड़ित होते हुए आप आए थे, वो एक्सपीरियंस था जो मदद करा रहा था, या फिर दिल में था, क्या था? नहीं, वो जो मदद मैं कर रहा था ना, दिल से। खुद स्ट्रगल किया था? गरीबी देखी थी, चटके बहुत बड़े। समाज की वजह से पीड़ित हुए थे, तो क्या एक्सपीरियंस था इसका? उसकी वजह से आगे हो रहा था? जी। उसकी वजह से मैंने सबको हेल्प करते यहाँ तक आ गया जी। तो यहाँ तक आ गए, तो मुझे मालूम था मुझे ये बसवा कल्याण का अगर विकास करना है, डेवलप करना है, कुछ बड़ा अगर मतलब कुछ नाम करके मरना है। अच्छा। अपने को मराठी में कहावत है, मरावे परिणाम उड़ावे। अच्छा। तो हम मर भी गए तो हमारा नाम जिंदा रहना चाहिए, ऐसा कुछ काम मुझे करना है, क्योंकि नौकरी में परिवार के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। पैसा जीना है तो मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा जी सकता था मेरा परिवार के लिए, लेकिन ये बसवा कल्याण के लिए कुछ करना था मुझे, इतिहास शहर के लिए, मेरे शहर के लिए, समाज के लिए। बसवा कल्याण का हालत में देखता था यार, मेरा बसवा कल्याण क्यों इतना पीछे है। बाहर में जब नौकरी करता था
नौकरी करते समय देखता था यार हमारा बसव कल्याण में ऐसा नए नए प्रोजेक्ट क्यों नहीं आते, नए नए कुछ आइडिया क्यों नहीं आते, नए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होता है। अच्छा। तो हमारे मिसेज बिजनेस चालू किया हमने यहाँ पे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन किया। किस चीज़ की? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा। हाँ, फिर वो कंपनी के तहत एक बिजनेस चालू किया हमने, ग्रेप वाइन का फैक्ट्री। अच्छा। फिर उसके तहत से करीबन 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए। अच्छा। 2007 में एस्टेब्लिश किया है वो कंपनी। अच्छा। और वो कंपनी एस्टेब्लिश करने में करीबन 100 लोगों को रोजगार दिए। 21 करोड़ रुपए आज तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू गया है। अच्छा। हाँ, वो कंपनी से रिकॉर्ड है, वो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बसव कल्याण सुनाई बात नहीं है। बसव कल्याण में हमने स्टडी किया है, मैंने सुना है, मैंने सर्वे भी किया। बहुत सर्वे सोशल वर्क है आपका। जी, बहुत सोशल वर्क है बसव कल्याण में। मैंने अभी लोगों को जो आश्वासन मैं दे रहा हूँ, वो आश्वासन एक मॉडल मैंने बना के रखा हूँ। मैं देखो, मैं लोगों जो बसव कल्याण का यूथ है उनको मैं रोजगार दे सकता हूँ। ये मैंने बसव कल्याण के यूथ के लिए, समाज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी है, कोली समाज है, फिर धनगर समाज है, मराठा है, लिंगायत है, जी, क्या कमी है, क्या क्या नहीं है यहाँ पर, जबकि बसवेश्वर का कर्म भूमि यही है। ये वही तो हमको बहुत अफसोस महसूस होता है, बसव कल्याण की कर्म भूमि में रहते हुए भी हम इतने पीछे क्यों। आप क्या सोचते हैं, किस तरह लेकर जाना चाहते हैं बसव कल्याण? इसके लिए देखो, इसको अगर हम इसका तरक्की करना है तो राजकीय अधिकार के सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसके पहले देखो, यहाँ के मुझे किसी के खिलाफ बात करना नहीं है, लेकिन इसके पहले जो लीडरशिप करे उन लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा कुछ ये नहीं किया। वही हमारे नारायण साहब ये MLA बन गया। MLA बनने के बाद जो उसने असेंबली में क्वेश्चन किया है जो हमारे बसव कल्याण के बारे में, टूरिज्म के बारे में, तो अनुभव मंडप का प्रोजेक्ट आ गए। अभी वो जो 600 करोड़ का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यार। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आए ये सिर्फ नारायण राव के हाथ में है। नहीं तो इसके पहले के लीडर, मैं बस स्टैंड किया, मैं नाली बनाया, मैं गटर बनाया, इसके सिवा कुछ काम नहीं है। बसव कल्याण को लेकर क्या ख्वाब देखते हैं आप? मेरा बसव कल्याण का सबसे बड़ा ख्वाब ये है, बसव कल्याण इंटरनेशनल टूरिज्म बना के। अच्छा। हमारा, मैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हूँ, लारी बिजनेस से रिलेटेड हूँ। मेरा जिंदगी, मेरा लारी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे मैकेनिक होने दो, चाहे बॉडी बिल्डर होने दो, चाहे डीजल डालने वाला होने दो, जितने मोटर मालिक होने दो, ट्रक जितने भी लारी ड्राइवर्स होने दो, ये मेरा फैमिली है ये। तो ये फैमिली की मैंने एक हाईटेक ट्रक टर्मिनल्स, ऑटो नगर, हाईटेक ऑटो नगर मेरे दिल में है। सबसे पहले मैं वो सबसे हाईटेक ऑटो नगर बनाना चाहता हूँ। और ये इंटरनेशनल टूरिज्म एक दोनों। तीसरा, बड़ा इंडस्ट्री किसी हालत में मैं यहाँ के ले सकता, क्योंकि मैं वो रास्ते में हूँ, मैं वो फील्ड में हूँ। अच्छा। कई ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके लोगों को 10-20 हज़ार नया यूथ लोगों को तो हमारे रोजगार मिलना चाहिए। ये पहले बसव कल्याण में मैंने सुना है बचपन में, बसव कल्याण को भी ऑफर आई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का। जी। वहाँ इधर यूनिट डालना चाहते थे। अभी जो जहराबाद में है ना, वो यूनिट इधर डालना चाहते थे वो लोग। अच्छा। यहाँ की पॉलिटिशियन ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो जहराबाद चला गया। यानी कि बसव कल्याण के पॉलिटिक्स ने बसव कल्याण का नुकसान किया नहीं किया। अच्छा। यूथ किस इनको नजर सामने रखा है इन्होंने। इंडस्ट्रीज नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है जी। तो वो एक मेरा बड़ा सपना है। ये 3 मेरे मेन एजेंडा है। अच्छा। आपने अपना जॉब छोड़ा है जी, डिसीजन कैसे बना? फैमिली से आपने कहा एक बेटा है जी, वाइफ है जी, डिस्कस हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं डिस्कस किया। इनको मालूम ही नहीं था, बच्चे को मालूम नहीं, बीवी को मालूम नहीं। मैंने 3-4 महीना पहले ही मैंने रेसिग्नेशन का एप्लीकेशन दे के रखा था। अच्छा। और मतलब चिट भी पट भी मेरे हाथ में रखा था मैंने। अगर कोई पार्टी अपने को ऑफर देती है तो तुरंत रेसिग्नेशन एक्सेप्ट। पॉलिटिक्स में जाने का आइडिया कहाँ से आया? किसी से प्रेरणा मिली? क्या प्रेरणा कोई नहीं है। प्रेरणा देखो, मुझे ये ही मालूम था कि अगर मुझे कुछ करना है, बसव कल्याण का विकास करना है, तो ये एक ही जरिया है। अच्छा। हाँ, एक ही जरिया है। गवर्नमेंट जॉब रहते हुए करेंगे तो हाथ बंधे हुए रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, किसी को बात नहीं कर सकते। आज किसके ऊपर भी अन्याय होगा तो मैं तुरंत स्ट्राइक में बैठ सकता हूँ, लोगों में, पब्लिक में जा सकता हूँ।
जॉब रहने जो तक बैठा नहीं जाता, नहीं बच सकता है। संविधान ने जो अधिकार दिया है ना, वो कुछ भी यूज नहीं कर सकते हम, आउट ऑफ सर्कल जाने नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैंने मेन बोले तो जनता दल सेक्युलर पार्टी, इन्होंने मेरे को मौका दिया है। अभी मेरा माँ है वो, अच्छा, जनता दल से को वो जीतता हो, बसों कर लेंगे, जनता मुझे जिताती है हराती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता दल पार्टी ये मेरी माँ है। अच्छा अभी क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है मुझे जनता दल सेकुलर में, जी, तो उसके ऊपर मैंने भरोसा रख के रिजाइन दे दिया। हारता हूँ जीतता हूँ सेकेंडरी, जी, क्योंकि और मैं मरूंगा तो यही पार्टी में मरूंगा। अच्छा, हाँ, जनता दल आप सेकुलर, हमेशा जनता दल में? हमेशा जनता दल, क्योंकि जो मेरा जन्म ही इसी में हो गया। अच्छा। इतना बड़ा मौका कोई देता नहीं, क्योंकि पहले मैंने जेडीएस का कुछ कैंडिडेट ये मेंबर भी नहीं था, सीधा मेरे को एमएलए का टिकट देते। हालांकि वो सब मेरिट देख के देते, वो लोग क्या ऐसा ही नहीं देते। कुमारन का इतना एक्सपीरियंस है उनको, मेरे सब मेरिट चेक करके ही सब कास्ट कॉम्बिनेशन देख के उनका सोशल इंजीनियरिंग जो भी रहेगा, तो मेरे को मौका तो दिए मेरे को, अच्छा, तो मैं क्यों डरूं। अच्छा। तो मैंने तुरंत रेसिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। फैमिली में किस तरह से रहते हैं? फैमिली रिलेशंस कहते हैं, बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, बेटे के साथ रिलेशन कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्त के तरीका बेटे के साथ रहता हूँ जी। और जब बेटा आपका पैदा हुआ था तो नाम आपने रखा था? जी, नाम ने वो जब प्रेग्नेंट हमारी मिसेज प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा संदेश बोल के है ना, अच्छा, 98 का उसका जन्म है। हाँ, 98 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो संदेशा लेके आया था, एक मैसेज लेके आया था अच्छा, आरटीओ अच्छा, का, अच्छा। तो उसके लिए इसलिए उसका आपका नाम नाम संदेश रखा है हमने, मैसेज। अच्छा। हाँ, तो बेटे का नाम मैसेज संदेश बोल के रखा है। पॉलिटिकल सजेशंस लेते हैं फैमिली से आप, वाइफ से, बेटे से? हाँ, लेता हूँ, देते हैं? देता हूँ। अच्छा। और वाइफ तो बेचारी, आप जो करना चाहते हैं हम आपके साथ में हैं, आप झोपड़ी में रखिए तो हम झोपड़ी में रहेंगे, आप जैसा जो आपका मन करता है तो वो हमारा तुम्हारे को पूरा सपोर्ट यानी है। कि फैमिली का पूरा सपोर्ट? पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। आज आपके पास सब कुछ है, आप दूसरों की मदद करते हैं, सोशल वर्क, मंदिरें बनाई हैं जी, आपने, जी, दरगाहों को आपने बहुत जी, से जी, चंदा जी, दिया जी, है, जी, जी, जी। मैंने देखा है, सोशल जी, मीडिया जी, पे देखा है, मैंने जी, सर्वे जी, किया है, गरीबों की मदद की आपने, समाज के लिए काम किया। जी, जब आज आप बैठ कर अकेले जब सोचते हैं कि मेरा वक्त कैसा था जी, और आज मैं कैसा हूँ, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं? नहीं सोचता हूँ, हमारा वक्त तो बहुत ये था, लेकिन मुझे आज भी मतलब मेरा जो सपना है बसों कल्याण को, जब तक मैं कुछ बड़ा एजेंडा कुछ मैं कर नहीं सकूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसके लिए तो इतना बड़ा निर्णय मैंने ले लिया। माता जी, पिताजी हैं? पिताजी तो गुजर गए, माता जी है। माता जी हैं। जी। अब क्या कहती हैं माता जी? माता जी ने बेटे को उस टाइम भी देखा था जी, जब जी, हाथ जी, में कुछ जी, नहीं जी, था, जी, जी। आज भी देखती हैं? मेरा माता जी अभी भी, मेरा बेटा शेर है, लड़ता है, वो अच्छा, जीत हासिल करता है, ये उनके जहन में है। जी, देखेंगे अभी ऊपर वाला क्या करता है। बसों कल्याण की जनता है, मुझे तो मेरे ऊपर भी विश्वास है, बसों कल्याण की जनता के ऊपर भी विश्वास है, तभी तो मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, जी 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 जी, नहीं, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। हमेशा रहने वाला हूँ, क्योंकि जॉब तो आपने छोड़ दी? मैंने छोड़ दिया। कितने साल सर्विस थी अभी? 8 साल सर्विस। अच्छा, 60 में रिटायरमेंट था उसका? हाँ जी, अच्छा, 8 साल सर्विस। 8 साल सर्विस मैंने छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए? सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था मेरे को नौकरी में। अभी सबको मालूम है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में कितना क्या रहता है, कैसा रहता है। मेरा लाइफ जीना है तो बहुत सुखी रहता था मैंने। इधर जनता दल सेकुलर ने मेरे को मौका देते ही मैं बोला भी नहीं जी। हाँ, मैंने रेसिग्नेशन सैंक्शन करके लिया। फैमिली में आपने डिस्कस भी नहीं किया? नहीं, मैं इतना हैप्पी हो गया, मुझे डर नहीं लगा, कुछ नहीं। मेरे को जनता दल सेकुलर पार्टी ने मेरे को जन्म दिया ना, खत्म। इसी में पार्टी का नाम भी रोशन करके दिखाएंगे। हालांकि अभी टाइम मुझे कम मिला है, लेकिन पार्टी का नाम तो रोशन करूंगा। अच्छा। हाँ, और बसों कल्याण की जनता का भी नाम रोशन करूंगा। एक आखिरी मैसेज अगर आप यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए जो गरीबी की वजह से पढ़ते नहीं, जी, जी, जी। फैमिली प्रेशर्स की वजह से आगे नहीं बढ़ते, जो अपने लाइफ को खराब कर देते हैं, जबकि आपके पास कुछ नहीं था तो आपने खुद मेहनत करके धीरे धीरे आपने आगे बढ़ा, तो क्या कहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे? नहीं, मैं बसों कल्याण के यूथ को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, मेरे तरफ देखो। हाँ, हालांकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन एक लेवल तक एग्जाम्पल है आप। यस, बेस्ट एग्जाम्पल मेरे तरफ देखो।
कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कोई तुम्हारा फीस भरने वाला खड़ा होता है, कोई अपना रास्ता दिखाने वाला खड़ा होता है, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। बस आप लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपके लिए आपकी भी मदद की बहुत सारे लोगों ने। हाँ, ड्यूरिंग द स्टूडेंट पीरियड करते ड्यूरिंग द स्टूडेंट। अभी मैं शोलापुर में था 3rd ईयर में, सब बच्चे बड़े बड़े घर के लोग थे। अच्छा। वहाँ पे। हाँ। और मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मेरे को सब स्टूडेंट्स लोग कभी उनके घर में लेके जाते थे, कभी बाहर खाने नहीं देते थे। अच्छा। अरे यार हमारे खाना खाएंगे, उनको मेरी मदद लेनी रहती थी। अच्छा। हालांकि वो दोस्ती भी आज ईमानदारी की दोस्ती रहती है जो स्टूडेंट लाइफ में, तो ऐसा मदद हो जाती है। आप अगर आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। तो ये थे संजय कुमार वारेकर। जैसा कि आपने देखा कि एक ड्राइवर का बेटा जिसके पास 3,000 रुपये नहीं थे अपने बेटे की फीस भरने के लिए, आज भगवान ने, अल्लाह ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो आज लाखों लोगों की मदद करता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाहें हो, मठ हो, हर जगह पहुंचता है, गरीबों की मदद करता है। तो लाइफ का साइकिल यही है कि आप मेहनत करेंगे तो बेस्ट एग्जाम्पल बसवा कल्याण के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो संजय कुमार वाडेकर एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए जा सकते हैं पूरे बसवा कल्याण के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने, कि किस तरह से एक कोहली समाज का लड़का जिसके माता पिताजी इतनी गरीबी से जूझ रहे थे, उसने मेहनत की, माता पिताजी का साथ रहा, उसने वो RTO बना और आज पॉलिटिक्स में आकर बसवा कल्याण की जनता की मदद करने को लेकर इंडस्ट्रीज का ख्वाब देख रहे हैं, बसवा कल्याण को डिस्ट्रिक्ट बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर इसी तरह से किसी और पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।